गुड मॉर्निंग गाइस। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मॉडल पेपर फर्स्ट के लॉन्ग आंसर। ओके। और आपको यहाँ इस क्वेश्चन में जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी, और जो भी आपके क्वेश्चंस के डाउट थे वो सभी यहाँ इस सॉल्यूशंस में आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। देखिए, लॉ एंड एथिक्स सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसमें बच्चों को बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे इस 3 पेपर को भी सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोग अच्छे से अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। ये आपको सारे क्वेश्चन दिए गए हैं वन बाय वन, जो आपको मैंने एक्सप्लेन किए थे आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चन है और इसको वन बाय वन अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इनके सॉल्यूशंस को देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, आपसे पूछा गया है डिस्कस द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ अ फार्मासिस्ट एंड द कंडीशन फॉर रिमूवल ऑफ अ नेम फॉर द रजिस्टर। फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा होता है, और उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने के बाद मतलब इन फ्यूचर कभी उस रजिस्टर से जहां पर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है वहां से उस फार्मासिस्ट का नाम कैसे हटाया जाता है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये एक्सप्लेन करना है। चलिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फार्मासिस्ट। ठीक है, भारत में किसी व्यक्ति को फार्मासिस्ट के रूप में काम करने के लिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है, और यह प्रक्रिया यानी यह जो प्रोसेस है वो फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत होती है। मतलब 1948 जो एक्ट है आपका, फार्मेसी एक्ट है, वो ये कहता है कि अगर आपको एज अ फार्मासिस्ट इंडिया में वर्क करना है तो आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को दिल्ली में वर्क करना है तो दिल्ली में रजिस्ट्रेशन होगा, यूपी में करना है तो यूपी के स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, यूके करना है तो वहां के रजिस्टर में आपका नाम जो है दर्ज किया जाएगा। इसी तरीके से स्टेट वाइज यहाँ पर जो आपका फार्मासिस्ट है वो अपना नाम रजिस्टर कराता है। क्लियर? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अब इसके प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक है, मतलब क्या इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी, क्या बेसिक क्वालिफिकेशंस होती हैं, वो आप वन बाय वन यहाँ पर देख लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया, सॉरी, जो 1 है आपका, नंबर 1 पॉइंट है, उसमें कहा गया है उम्मीदवार के पास, यानी जो आपका कैंडिडेट है जिसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके पास रिकॉग्नाइज्ड फार्मेसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे डी फार्म या फिर बी फार्म और एम फार्म भी। ठीक है, तो उसके पास क्या होनी चाहिए, एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए डी फार्म की या बी फार्म की, उसके बाद वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। सेकंड है, जो कैंडिडेट है उसको स्टेट फार्मेसी काउंसिल में एप्लीकेशन फॉर्म भरकर जमा करना होता है। क्लियर? अपना वो जो फॉर्म भरेगा वो वहां पर आप उसको जमा करना पड़ेगा, कहां? अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, ताकि वो उसका वेरिफिकेशन कर सके। नेक्स्ट, आवेदन के साथ, मतलब जब वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा उसके डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जैसे आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आइडेंटिटी प्रूफ, और नेक्स्ट है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये सारी चीजें आप लोगों को देनी होती हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। क्लियर? निर्धारित रजिस्ट्रेशन फी जमा करनी होती है। बिल्कुल, आप जब अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, एक जो फीस उन्होंने रखी हुई होती है उस फी को आपको अपने पोर्टल से कट कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, आपका जो पॉइंट 5 है उसमें दिया है काउंसिल द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। क्लियर? यानी काउंसिल अब क्या करेगी, जो आपकी स्टेट काउंसिल है वो उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सत्यापन के बाद, मतलब जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद उम्मीदवार का नाम रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट में दर्ज कर दिया जाता है। इसके बाद जो कैंडिडेट है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है और वह कानूनी रूप से फार्मासिस्ट के रूप में काम कर सकता है। स्टेट क्लियर? नेक्स्ट, यानी रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर। अब रजिस्टर से उसका नाम कैसे हटाया जाएगा, ये चीज हम यहां पर देखते हैं। कौन कौन से ऐसी पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जब उसका नाम वहां से हटा दिया जाता है। तो सबसे पहले स्टेट फार्मेसी काउंसिल कुछ परिस्थितियों में फार्मासिस्ट का नाम रजिस्टर से हटा सकती हैं, जैसे नंबर 1, मृत्यु। यदि फार्मासिस्ट की मृत्यु हो जाए तो उसका नाम वहां से हटा दिया जाएगा। सेकंड, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। यदि फार्मासिस्ट अनइथिकल प्रैक्टिसेस करे, मतलब जैसे नारकोटिक्स हैं,
ठीक है, कोई नशीली दवाइयां हैं वो आप उसको नहीं सेल कर सकते, ठीक है। तो अगर इस तरीके के अनइथिकल चीजें देखने को मिलती हैं तो उस टाइम पे भी उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट है आपका फ्रॉड्यूलेंट रजिस्ट्रेशन। अगर कोई अपना रजिस्ट्रेशन फ्रॉड कराए, मतलब कागजों में अगर वो अपना जो है रजिस्टर करा ले, मतलब उसमें कोई भी अनइथिकल चीजें शो करे, या फिर इन फ्यूचर ये पता लग जाए कि इसके कागज जो है, जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो फिर उसका जो वो फ्रॉडुलेंट की कंडीशन में आ जाता है और उसका नाम जो है वहां से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है मेंटल अनसाउंडनेस। यदि फार्मासिस्ट मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित हो जाए, मतलब अगर ये पता लग जाए कि फार्मासिस्ट जो है मेंटली डिस्टर्ब है, तो भी उसका नाम हटा दिया जाता है, क्योंकि पता नहीं वो किसी पेशेंट को किस तरीके की मेडिकेशंस दे सकता है, ठीक है। सेवंथ है आपका क्रिमिनल कन्विक्शन। यदि फार्मासिस्ट किसी गंभीर अपराध में दोषी पाया जाए तो भी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में फार्मासिस्ट को अपील करने का अधिकार भी दिया जाता है। देखिए यहां पर आपको दोनों लैंग्वेज में आपको आंसर दिया गया है, इंग्लिश भी और हिंदी भी, ठीक है। मिक्स लैंग्वेज भी है और इंग्लिश लैंग्वेज भी है। तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप लोग जैसे पढ़ना चाहें उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेनली हमारा मोटो ये है कि कोई भी स्टूडेंट आपका ये ना सोचे कि हमें तो इंग्लिश नहीं आती, तो हमने आपको दोनों लैंग्वेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी हैं। जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में अपना प्रिपरेशन करें, और जो इंग्लिश वाले हैं वो अपनी इंग्लिश में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपसे, एलैबोरेट ऑन द रिक्वायरमेंट्स फॉर गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस इन कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है, आपको गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस की रिक्वायरमेंट जो कम्युनिटी और हॉस्पिटल फार्मेसी में होती हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर एलैबोरेट करनी है। तो जीआरपी, सबसे पहले देखते हैं हम जीआरपी क्या होता है। देखिए जीआरपी का अर्थ है कि फार्मेसी जो सर्विसेज हैं वो सेफ, इफेक्टिव और लीगली कंप्लायंट तरीके से संचालित हो, मतलब वो ऐसी चल रही हो कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ये सब कहलाता है आपका जीआरपी। नेक्स्ट है कम्युनिटी फार्मेसी में रिक्वायरमेंट्स। फार्मेसी के पास वैलिड ड्रग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, फार्मेसी के पास वैलिड ड्रग लाइसेंस होना चाहिए। सेकंड, फार्मेसी में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की उपस्थिति जरूरी है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है। क्लियर, अगर कोई कम्युनिटी फार्मेसी चल रही है तो वहां पर एक फार्मासिस्ट का होना जरूरी है, ताकि जो टेक्निकल चीजें हैं उसको वो रिजॉल्व कर सके। दवाओं को प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस में रखना चाहिए। क्लियर, जो उसकी स्टोरेज कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही दवाओं को रखना चाहिए। जो फ्रीज वाली दवाई हैं उनको फ्रीज में पहुंचाएं, और जो आपकी नॉर्मल रखने वाली हैं उनको तरीके से रखें। एक्सपायरी ड्रग्स को अलग रखना चाहिए, अगर एक्सपायरी ड्रग्स हैं तो उनको अलग रखना है। नेक्स्ट, मरीजों को पेशेंट काउंसलिंग दी जानी चाहिए, ठीक है, जो काउंसलिंग होनी चाहिए, मतलब उनको मतलब किस ड्रग के साथ क्या इंटरेक्शन हो सकता है, कौन सी ड्रग आपके कौन से खाने के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, तो ये इंटरेक्शन प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें काउंसलिंग जो है आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हॉस्पिटल फार्मेसी में रिक्वायरमेंट्स। नंबर 1, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम व्यवस्थित होना चाहिए, ठीक है, जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो एकदम अच्छे से होना चाहिए। नेक्स्ट, इमरजेंसी ड्रग लिस्ट उपलब्ध होनी चाहिए। हाई रिस्क ड्रग मॉनिटरिंग किया जाना चाहिए कि हाई रिस्क ड्रग्स कौन सी हैं आपकी। अच्छा, हाई रिस्क ड्रग्स कौन सी होती हैं, जैसे आप जिनके रिस्क ज्यादा होते हैं भाई वही हाई रिस्क हैं। जैसे आपका वेरफेरिन है, ठीक है, एकदम हाई रिस्क ड्रग है। क्लियर, मतलब उसका डोज अगर ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आती है आपकी हाई रिस्क ड्रग्स में। क्लियर, नेक्स्ट है मेडिकेशन एरर रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर कहीं मेडिकेशन एरर आ रहा है तो उसको रिपोर्ट कर सके, ये सारी चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल एंड डॉक्यूमेंटेशन बनाए रखना चाहिए। ये सारी चीजें आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। ये आपका इंग्लिश वर्जन है, तो जो स्टूडेंट हमारे इंग्लिश से हैं वो फिर से यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द प्रोविजन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स फॉर टेस्ट, एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, ड्रग मैन्युफैक्चर के जो प्रोविजन है वो आप लोगों को बताने हैं। सबसे पहले ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जान लेते हैं हम क्या है।
तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अनुसार कुछ दवाओं का निर्माण टेस्ट, एग्जामिनेशन और एनालिसिस के उद्देश्य से किया जा सकता है। अब इसके प्रोविजन देखते हैं क्या है। नंबर 1 है आपका, इसके लिए स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस आवश्यक होता है। ठीक है, ये दवाएं केवल रिसर्च या लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए बनाई जाती हैं। क्लियर। थर्ड है, इन दवाओं को कमर्शियल सेल्स के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। दवा के लेबल पर स्पष्ट लिखा होना चाहिए फॉर टेस्ट, एग्जामिनेशन या एनालिसिस ओनली। ठीक है, मतलब जो दवाएं आप लोगों की जो ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही हैं उनको अगर आप एग्जामाइन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली नहीं दे सकते ना उनको। आप उनसे क्या कर रहे हैं, एग्जामिनेशन और एनालिसिस करने का काम कर रहे हैं, तो उन पे चीजें लेबल होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मैन्युफैक्चरर्स को प्रॉपर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना होता है। जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसको सारा रिकॉर्ड उसका रखना होगा। नेक्स्ट, रेगुलेटरी अथॉरिटी को आवश्यकता पड़ने पर इंस्पेक्शन करने का अधिकार होता है। जो आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जैसे आपके ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर में आते हैं, तो वो आप लोगों की चीजों को एनालाइज, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उनको ये अधिकार है कि वो उसको इंस्पेक्शन कर सके। ये आपका क्या है, इंग्लिश वर्जन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, डिस्कस द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954। ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये है कि जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज है, जैसे बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि फला ड्रग जो है हम ठीक, सॉरी, जो आपकी बीमारी है, नई नई बीमारियों की कहते हैं कि शुगर हम लोग ठीक कर देंगे, तो इस तरीके की जो अफवाहें हैं, ठीक है, इन पर, इनके एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगनी चाहिए। तो ये एक्ट है आपका 1954, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। देखिए, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का मेन ऑब्जेक्टिव है भ्रामक यानी मिसलीडिंग मेडिकल एडवर्टाइजमेंट को रोकना। यानी जो लोग ये अफवाहें फैलाते हैं कि हम इस बीमारी को ठीक कर देंगे, ऐसा कर देंगे, या ये हो जाएगा, तो इन सब चीजों पर रोक लगाना इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है। सेकंड, झूठे ऑब्जेक्टिव जो इसके हैं वो आप देख लो। झूठे मेडिकल क्लेम को रोकना, यानी कोई इंसान झूठा क्लेम नहीं कर सकता, ये इस एक्ट में लिखा हुआ है। सेकंड, लोगों को मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से बचाना। ठीक है, जो पोस्टर्स लगे हुए होते हैं और उससे मिसलीड होकर लोग जो है पहुंच जाते हैं उनके पास, इस चीज से रोकना इसका एक दूसरा ऑब्जेक्टिव है। और समाज में रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन को बढ़ावा देना। जो दवाएं हैं वो सही तरीके से समाज में जाएं, समाज में मतलब उन एक प्रॉपर जो मेंटेनिंग सिस्टम है उसके हिसाब से मेडिकेशंस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो, तो ये सारी चीजें, इसको बढ़ावा देना इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। प्रोहिबिशन की अगर हम बात करें, इस कानून के अंतर्गत निम्न एडवर्टाइजमेंट प्रतिबंधित, मतलब प्रोहिबिट है। नंबर 1, ऐसी दवाओं का एडवर्टाइजमेंट जो सीरियस डिजीज को ठीक करने का दावा करें। क्लियर, कि कैंसर ठीक हो जाएगा, शुगर ठीक हो जाएगा, ठीक है, थायराइड ठीक हो जाएगा, ये ऐसी मतलब जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, उनका कोई दावा कर रहा है कि हम इस बीमारी को ठीक कर देंगे, तो इट इज प्रोहिबिटेड। ठीक है। सेकंड, मैजिक रेमेडीज जैसे तंत्र मंत्र, चमत्कारी इलाज आदि का प्रचार। ठीक है, जो लोग तंत्र मंत्र करते हैं या झाड़ फूंक से किसी बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं, ऐसी चीजों को प्रोहिबिट करना इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। क्लियर। निम्न रोगों का इलाज एडवर्टाइजमेंट करना प्रतिबंधित है, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, जैसे कैंसर, डायबिटीज, सेक्सुअल इंपॉर्टेंस, एपिलेप्सी, एड्स। किसी दवा के बारे में फॉल्स एग्जीगरेट क्लेम्स करना भी इलीगल है। ठीक है, तो पेनल्टी जो यहाँ पर हो सकती है, पहली बार अपराध जुर्माना या फिर कारावास, मतलब कुछ दिनों की सजा हो सकती है। दोबारा अपराध करने पर अधिक कठोर दंड दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को इस क्वेश्चन में अच्छे से पढ़नी है। ये आपका इंग्लिश वर्जन है। चलिए, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन एंड बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चर्स एंड सेल।
ठीक है। आपको मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स और सेल्स के जो बेसिक एस्पेक्ट्स एंड क्लासिफिकेशंस है वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मेडिकल डिवाइसेस। भारत में मेडिकल डिवाइसेस का रेगुलेशन ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017 यानी 2017 के अंतर्गत किया जाता है। अब मेडिकल डिवाइसेस क्या हैं? मेडिकल डिवाइसेस ऐसे इंस्ट्रूमेंट, एपरेटस या फिर मशीन्स होती हैं जो डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, मॉनिटरिंग या ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के लिए उपयोग की जाती हैं। मेडिकल डिवाइसेस ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे एपरेटस या फिर मशीन जो डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए या मॉनिटरिंग के लिए या फिर किसी डिजीज को ठीक करने के लिए यूज की जाती हैं, वो कहलाती हैं आपकी क्या? मेडिकल डिवाइसेस। क्लियर? फॉर एन एग्जाम्पल, सिरिंज, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, थर्मोमीटर। मेडिकल डिवाइसेस का क्लासिफिकेशन। मेडिकल डिवाइसेस को रिस्क लेवल के आधार पर 4 क्लास में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 लो रिस्क, जिसका मतलब कम रिस्क होता है, तो क्लास ए दैट इज, उसका एग्जांपल है थर्मोमीटर या फिर सर्जिकल ग्लव्स। क्लास बी है आपकी लो मॉडरेट रिस्क, जिसके कम रिस्क होते हैं, मतलब जैसे हाइपोडर्मिक नीडल या फिर सक्शन इक्विपमेंट। देखा होगा कि थोड़ा सा रिस्क होता है ना इसमें, कि किसी को पिन अगर आप सिरिंज से टिप करेंगे, उससे ब्लड निकालेंगे तो एक हल्का सा रिस्क है उसमें। ठीक है, सक्शन इक्विपमेंट अगर सक्शन कर रहे हैं तो भी थोड़ा सा रिस्क होता है। क्लास सी है मॉडरेट हाई रिस्क, जिसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है, तो डेट इज वेंटिलेटर या बोन फिक्सेशन प्लेट्स। जब बोन्स को फिक्स किया जाता है, उन प्लेट्स को लगाया जाता है, तो वो भी आपका एक सर्जिकल में ही आएगा। नेक्स्ट है क्लास डी, हाई रिस्क वाली जो आपकी क्लास है, तो डेट इज हार्ट वेल्वे। अगर किसी के हार्ट्स में वेल्व डल रहे हैं, इम्प्लांटेबल पेसमेकर्स डल रहे हैं, इन सब चीजों की सर्जरी चल रही है, तो उस टाइम पर रिस्क ज्यादा होता है, पेशेंट सीरियस कंडीशन में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनको क्लासिफाई किया गया है। मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स रिक्वायरमेंट। मैन्युफैक्चरर्स के लिए और सेल्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो देख लीजिए। मैन्युफैक्चर के लिए लाइसेंस आवश्यक है, बिल्कुल। अगर आपको इन सब चीजों को सेल करना है तो लाइसेंस बिल्कुल जरूरी है। डिवाइस को क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अनुसार बनाना जरूरी है। जो डिवाइस आप लोग बना रहे हैं उसका जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, जो जीएमपी है, उसका एकदम मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉपर लेबलिंग और पैकेजिंग होनी चाहिए उसकी। जो डिवाइस आप लोग बना रहे हैं सर्जिकल डिवाइस, वो एकदम प्रॉपर जो है लेबल और पैक्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग साइट पर इंस्पेक्शन किया जाता है। सेल केवल ऑथराइज्ड डीलर्स के द्वारा ही की जा सकती है। ठीक है, जो एक ऑथराइज्ड डीलर है, जिसको वाकई जो है अथॉरिटी मिली हुई है, उसके द्वारा ही उस चीज को सेल किया जा सकता है। आपका इंग्लिश वर्जन है सारा, यहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या है उसको डिस्क्राइब कीजिए फॉर फार्मेसी एंड हॉस्पिटल सेटिंग्स के लिए। ठीक है, तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है भाई? हेल्थ केयर फैसिलिटीज से निकालने वाले इंफेक्शंस वेस्ट को सेफ डिस्पोज करना। ठीक है, जो आप हेल्थ केयर से जैसे ऑर्गन निकलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है, या सिरिंज है या फिर जो ड्रेसिंग्स हैं, ठीक है, मतलब जब किसी की सर्जरी ओपन होती है तो उस टाइम पे जो उसके सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कॉटन या फिर बैंडेज, इन सब चीज़ों को कैसे डिस्पोज करना है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का। क्लियर? बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? हॉस्पिटल या लेबोरेटरी एक्टिविटीज से प्रोड्यूस वेस्ट को बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। यानी जब हॉस्पिटल्स के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, लेबोरेटरी एक्टिविटीज के अंदर चीजें प्रोड्यूस होती हैं, तो उसके वेस्ट को हम क्या कहते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल यूज्ड सिरिंज, ब्लड कंटेमिनेटेड मटेरियल्स, ह्यूमन टिश्यूज, एक्सपायर्ड मेडिसिन, वेस्ट सेग्रीगेशन, कलर कोडिंग सिस्टम। बायोमेडिकल वेस्ट को 4 कलर्ड कंटेनर्स में अलग अलग किया जाता है। देखिए, जब आप बड़े हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो वहां पर जो आप लोगों के बायोमेडिकल वेस्ट हैं,
ठीक है, इनको 4 कंटेनर्स में डिवाइड किया जाता है। वहां कलर आप लोगों को डस्टबिन के रखे हुए होते हैं कि कौन सी चीज आपको कौन से डस्टबिन में डालनी है। तो नंबर 1 है येलो बैग, जहां पर आप लोग क्या करेंगे, टिश्यूज, जो ह्यूमन टिश्यूज हैं उनको मतलब डिस्पोज कर सकते हैं, बॉडी पार्ट्स को और सॉइल्ड वेस्ट को। ठीक है, इन सब चीजों को वहां पर आप डिस्पोज कर सकते हैं। रेड बैग की हम बात करें तो रेड बैग में हम ट्यूबिंग, आईवी सेट्स या कैथेटर्स, इन सब चीजों को डाल सकते हैं। थर्ड हम बात करें व्हाइट कंटेनर में शार्प नीडल्स, स्काल्पल्स, इन सब चीजों को डालेंगे हम। नेक्स्ट है ब्लू कंटेनर, ग्लासवेयर, ब्रोकन मेडिसिन वायल। ठीक है, ये सब चीजें वहां पर डिस्पोज हो सकती हैं। फार्मेसी और हॉस्पिटल्स की में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या होती हैं, बायोमेडिकल वेस्ट को सोर्स पर सेग्रीगेट करना। ठीक है, स्टाफ को ट्रेनिंग देना, वेस्ट को ऑथराइज्ड डिस्पोजल एजेंसी को देना। ठीक है, जो आपका वेस्ट है वो एक ऑथराइज्ड डिस्पोजल एजेंसी ही लेकर जाएगी ताकि वो उसको क्या कर सके, उसको मतलब डिस्पोज कर सके अच्छे तरीके से। ऐसा ना हो कि आपने किसी को भी उठा के वो दे दिया और फिर वो टिश्यूज आपके किसी जो मतलब नॉर्मली रोड पे कोई डाल गया, तो इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए। एक अथॉरिटी के थ्रू ही वो डिस्पोज होना चाहिए। प्रॉपर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015। 2015 में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्सप्लेन कीजिए, क्या है। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लागू किया गया था। क्लियर, यानी आपका जो पीपीआर है 2015 में किसके द्वारा ये आपका लागू हुआ, तो पीसीआई के द्वारा ये लागू हुआ। इसका उद्देश्य फार्मासिस्ट की प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पेशेंट केयर सर्विसेज को रेगुलेट करना है। मेन प्रोविजन पेशेंट काउंसलिंग, मेडिकेशन रिव्यू, फार्माकोविजिलेंस, प्रोफेशनल एथिक्स और आपका कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन। ये सारी चीजें आपको कहां पढ़नी है, अपने मेन प्रोविजन में। देखिए वन बाय वन देख लेते हैं। पेशेंट काउंसलिंग, फार्मासिस्ट को मरीज को मेडिसिन की सही जानकारी देनी चाहिए। मेडिकेशन रिव्यू, फार्मासिस्ट को प्रेस्क्रिप्शन की जांच करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि डॉक्टर ने कुछ लिखा है और आपका जो स्टाफ है उसने कुछ दे दिया, तो ये जांच आप लोगों को करनी होगी। नेक्स्ट फार्माकोविजिलेंस, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की मॉनिटरिंग करना। जो फार्माकोविजिलेंस है डे बाय डे ड्रग्स की मॉनिटरिंग कर रहा है, वो आप लोगों को ये बताता रहता है कि इस ड्रग में ये नया एडवर्स इफेक्ट आया है। तो इन सब चीजों की भी आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे नॉलेज लेनी चाहिए। ये कहता है आपका कौन, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन। ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स, फार्मासिस्ट को इथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोग नारकोटिक सेल कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस में देखनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन की तरह आपको मतलब कंटिन्यू करना चाहिए। फार्मासिस्ट को रेगुलर ट्रेनिंग और एजुकेशन लेनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप लोग मतलब अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भूल गए। रेगुलर बेसिस पे नॉलेज को गेन करना चाहिए कि किसी का अगर कोई ड्रग इंट्रैक्शन है किसी फूड के साथ, किसी फूड से उसको एलर्जी है, किसी ड्रग से उसको एलर्जी है, ये सारी चीजें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका 8। डिटेल द वेरियस शेड्यूल सी, C1G, H, X एंड देयर सिग्निफिकेंस इन ड्रग रेगुलेशन। ठीक है, सारे शेड्यूल्स बताइए क्या होते हैं और ड्रग रेगुलेशंस के जो सिग्निफिकेंस है वो, इसके इंपॉर्टेंस भी आपको यहां पर बताने हैं। चलिए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में डिफरेंट शेड्यूल्स बनाए गए हैं जो ड्रग्स के मैन्युफैक्चर, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करते हैं। शेड्यूल सी, यह शेड्यूल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से संबंधित है। फॉर एन एग्जाम्पल वैक्सीन, मतलब यह है कि जो इसमें आईवी जो ड्रग्स होती हैं और सुपर क्लास जो ड्रग है आईवी की, उसकी उसी से ये कनेक्ट है आपका शेड्यूल सी। तो वैक्सीन, इंसुलिन, सीरा। शेड्यूल C1 में कौन सी है आपकी, यह शेड्यूल स्पेशल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करता है। फॉर एग्जाम्पल डिजिटलिस प्रिपरेशंस,
एर्गोट प्रिपरेशन, ये सारी चीजें आपकी किस में आती हैं? शेड्यूल C1 में आती हैं। शेड्यूल G, इस शेड्यूल की ड्रग्स के लेबल पर वार्निंग लिखी होती है। क्वेश्चन, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। शेड्यूल जी वाली जो ड्रग होंगी उस पर आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा कि बिना मेडिकल सुपरविजन के इस ड्रग्स को लेना हानिकारक हो सकता है। शेड्यूल एच, जो ड्रग आपकी प्रेस्क्रिप्शन पे दी जाती है, मतलब मेडिकल जो आपका प्रैक्टिशनर है, जो डॉक्टर है, उसके प्रेस्क्रिप्शन पे ड्रग आपको दी जानी है, वो होती है आपकी कौन सी? शेड्यूल एच। इन ड्रग्स को केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन प्रैक्टिशनर ही प्रेस्क्रिप्शन पर ही बेच सकता है। फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। और शेड्यूल एक्स है आपकी वो ड्रग्स जो नार्कोटिक्स या साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं, मतलब जो नशीली दवाएं हैं, वो आपकी किसकी कैटेगरी में आती है? शेड्यूल एक्स कैटेगरी में आती है। इन ड्रग्स के लिए मेडिकल लाइसेंस और स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड कीपिंग जरूरी है। देखिए, अगर आप लोग अपना नार्कोटिक्स का ड्रग सेल कर रहे हैं तो जिस प्रेस्क्रिप्शन में आपको वो ड्रग देना है, उस मेडिकल डॉक्टर्स का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीजें आपको अपने रिकॉर्ड में भी लिखनी होंगी। तो इसलिए इसका जो रिकॉर्ड है वो बहुत मेंटेन किया जाता है। ठीक है। मॉर्फिन, एम्फेटामिन, ऐसी ड्रग जो नार्कोटिक्स हैं, जो नशे वाली जो दवाएं हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? इंग्लिश वर्जन है, तो यहां से आप इसको देख सकते हैं। आपके टोटल 8 क्वेश्चन जो लॉन्ग थे वो हमने पूरे करा दिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को जो है आपके शॉर्ट आंसर्स मिल जाएंगे। और इसी तरीके से हमारी वीडियो से कनेक्ट रहने के लिए थैंक यू सो मच, और जुड़े रहिए हमारे चैनल से और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।